जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जो आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए नजर डाल लेते हैं इस समय की प्रमुख डिफेंस अपडेट्स पे। शुरुआत करते हैं एक प्रो पाकिस्तानी वेबसाइट को लेकर आई एक रिपोर्ट से, जहां पर एक प्रो पाकिस्तानी वेबसाइट ने दावा किया कि भारत ने अपने आईएनएस ध्रुव को पाकिस्तान के मिसाइल टेस्ट को ट्रैक करने के लिए तैनात किया है। हालांकि इस रिपोर्ट की हकीकत की बात करें तो इस दावे का ना तो कोई ठोस सबूत मिला, ना कोई सैटेलाइट डेटा मिला, ना कोई ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, ना कोई ऑफिशियल सोर्स से इसकी पुष्टि हुई। भारतीय रक्षा स्रोतों के अनुसार ऐसी कोई भी डिप्लॉयमेंट रिकॉर्ड नहीं की गई है। रही बात मिसाइल टेस्ट की, तो नोटम और क्षेत्र देखकर लगता है कि ये कोई क्रूज मिसाइल का टेस्ट था पाकिस्तान की तरफ से, और जाहिर सी बात है क्रूज मिसाइल जैसे टेस्ट के लिए आईएनएस ध्रुव जैसे हाई वैल्यू ट्रैकिंग शिप की जरूरत नहीं होती है। ऐसे जहाज आमतौर पर बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट के लिए इस्तेमाल होते हैं। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने हाल ही में अपने कुछ टेस्ट किए हैं, और उसको लेकर के ही उनके तरफ से ये दावा किया गया था, जो कि पूरी तरीके से निराधार है। हमारी अगली बड़ी अपडेट B-21 रेडर को लेकर आ रही है। B-21 रेडर, जो कि अमेरिका का अगली पीढ़ी का एक स्टेल्थ बॉम्बर है जिसे नॉर्थ्रोप ग्रुमन ने बनाया है, इसकी एरियल रिफ्यूलिंग सफलतापूर्वक की जा चुकी है, और इसने हाल ही में अपने एरियल रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटी को सफलतापूर्वक प्रदर्शित भी किया है, जिससे इसकी ग्लोबल स्ट्राइक कैपेबिलिटी और ज्यादा बढ़ गई है। ये दुनिया में कहीं भी हमला करने में सक्षम है, और दुश्मन के मजबूत से मजबूत डिफेंसेस को पार करने की क्षमता इसके पास बताई जाती है। इसे 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट माना जाता है, जिसमें एडवांस स्टेल्थ और लॉन्ग रेंज कैपेबिलिटी है। ये कम ईंधन खर्च करता है, जिससे टैंकर एयरक्राफ्ट पर इसकी निर्भरता कम होती है। हालांकि आपको बता दें कि अमेरिका इस प्रकार के जो बॉम्बर्स हैं, इन पे बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर चुका है। $5 बिलियन से ज्यादा के निवेश के साथ एडवांस डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग और सॉफ्टवेयर टूल का इस्तेमाल इसमें किया जा रहा है। प्रोडक्शन तेजी से हो रहा है, और पहला एयरक्राफ्ट 2027 तक ऑपरेशनल करने की उनकी योजना है। डिजिटल इकोसिस्टम के कारण सॉफ्टवेयर सर्टिफिकेशन टाइम 50% से भी ज्यादा कम हुआ है। ये कन्वेंशनल के साथ साथ जो न्यूक्लियर वॉरहेड है, उनको कैरी करने में सक्षम है। हमारी अगली बड़ी अपडेट एक मीडिया रिपोर्ट को लेकर है, जहां पर दावा किया गया कि अमेरिका ने भारत को F-35 देने से सीधा मना कर दिया है। हालांकि ये दावा पूरी तरीके से गलत या भ्रामक है। अब साफ साफ यहाँ पर कहा गया लॉकहीड मार्टिन की तरफ से कि हमने भारत को ना तो इसका प्रस्ताव दिया है और ना ही इनकार किया है। उन्होंने कहा अगर ये डील होती भी है तो ये एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होने वाली है। F-35 जैसे एडवांस हथियार सीधे कंपनी नहीं बेचती है, बल्कि सरकार से सरकार का यहाँ पर जो वार्तालाप है वो होता है, और इसी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट प्रक्रिया के चलते या फॉरेन मिलिट्री सेल के चलते ये सिस्टम बेचे जाते हैं। लॉकहीड मार्टिन ने सिर्फ इतना कहा है कि इस बारे में बात अमेरिकी सरकार और भारत सरकार के बीच में होगी, और अगर यहाँ पर बातें बढ़ती भी हैं तो डिसीजन जो है वो लॉकहीड मार्टिन नहीं लेगी, बल्कि डिसीजन अमेरिकी सरकार की तरफ से लिया जाएगा। भारत ने अभी तक F-35 के लिए कोई औपचारिक अनुरोध भी नहीं किया है, और इसीलिए ना बातचीत शुरू हुई है, ना डील हुई है, ना कोई रिजेक्शन हुआ है। मतलब यहाँ पर इस समय मीडिया में जो बातें चल रही हैं F-35 को रिजेक्ट करने या F-35 प्रोग्राम से भारत को बाहर करने की, ये पूरी तरीके से निराधार है, और इसका कोई सर या पैर नहीं है। हमारी अगली बड़ी अपडेट लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को लेकर के है, जहां पर इसकी कैपेबिलिटी का एक बार फिर से प्रमाण दुनिया ने देखा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का तेजस मार्क 1 इस समय एक्सरसाइज तरंग शक्ति 2024 को लेकर चर्चा में है। दरअसल रिपोर्ट में बताया गया कि इसने एक्सरसाइज तरंग शक्ति 2024 में काफी बेहतर प्रदर्शन किया था, और इसने अमेरिकी EA-18G ग्राउलर, जो कि F-18 सुपर हॉर्नेट का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वेरिएंट है, उसको सिमुलेटेड कॉम्बैट में 4-0 से मात दी थी। यानी कि यहाँ पर 4-0 का एक क्लियर एज इसने हासिल किया था। आइए जान लेते हैं इसको लेकर आई कुछ अन्य रिपोर्ट्स के बारे में। ये एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज थी जो जोधपुर में आयोजित करी गई थी, और इसमें तेजस ने रेड फोर्स और ब्लू फोर्स दोनों रोल में हिस्सा लिया था। ग्राउलर जैसे एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट के खिलाफ भी तेजस ने रेडार और वेपन लॉक हासिल किए थे। ग्राउलर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्पेशलिस्ट है, जो कि रेडार जैम कर सकता है। सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस मिशन में इसको काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। तेजस मार्क 1 की बात करें तो ये एक लाइट वेट एजाइल फाइटर है, जो कि इस समय काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि आपको बता दें कि ये जो 4-0 का स्कोर है, इसको आप अनऑफिशियल और ट्रेनिंग कॉन्टेक्स्ट में ही समझिए। एक्चुअल कॉम्बैट में क्या होता है वो तो बात की बात है। हमारी अगली बड़ी तुर्की के कान प्रोग्राम को लेकर आ रही है। आप सबको पता है कि इस समय तुर्की अपने कान प्रोग्राम को लेकर काफी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, और इसी भी रशियन मीडिया खासकर स्पुतनिक ने एक दावा किया है, जहां पर स्पुतनिक की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान को 2028 से 29 तक तुर्की का कान स्टेल्थ फाइटर मिल सकता है। हकीकत की बात करें तो ये काफी दावा ऑप्टिमिस्टिक माना जा रहा है, और ग्राउंड रियलिटी से मेल नहीं खाता। उसका एक कारण है, अगर हम TFX यानी कान की बात करें तो ये अभी डेवलपमेंट स्टेज में है, और फुल स्केल फ्लाइट टेस्टिंग और ऑपरेशन मैच्योरिटी अभी यहाँ पर नहीं हुई है। पहले तुर्की एयरफोर्स खुद इसको अपनाएगी, और बाद में ही एक्सपोर्ट इसका संभव हो पाएगा। वहीं आर्थिक चुनौतियां भी यहाँ पर एक अहम रोल अदा कर रही हैं।
एक कान की कीमत $100 मिलियन पर यूनिट तक हो सकती है और 40 जेट खरीदने में $6 बिलियन से भी ज़्यादा का खर्च होगा और एक्स्ट्रा कॉस्ट यहाँ पर आप अलग से जोड़ सकते हैं। पाकिस्तान पहले से ही J-35A खरीदने की योजना बना रहा है और इसके लिए तकरीबन $10 बिलियन तक कुल खर्च जा सकता है, जो पाकिस्तान की इकोनॉमी पर काफ़ी भारी पड़ेगा। हालांकि देखते हैं कि ये आने वाले भविष्य में क्या होता है, क्योंकि पहली बार ये रिपोर्ट सामने नहीं आई है जब पाकिस्तान को तुर्की या फिर चाइना के 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम से जोड़कर देखा गया हो। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारतीय थल सेना को लेकर आ रही है। भारतीय थल सेना ने मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को खरीदने के लिए मंजूरी दे दी है। ये मिसाइल डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से विकसित करी गई है और इसका उद्देश्य है सेना की जो आर्मर्ड व्हीकल के अगेंस्ट स्ट्राइक कैपेबिलिटी है उसको मजबूती देना। ये एक स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। अब अगर हम MP-ATGM की बात करें तो ये टैंक मिसाइल है, यानी दुश्मन के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को नष्ट कर सकती है। ये फायर एंड टारगेट कैपेबिलिटी के साथ में आती है, यानी एक बार फायर करने के बाद इसमें टारगेट लॉक नहीं करना पड़ता, ये खुद ही टारगेट को ढूंढकर उसको डिस्ट्रॉय कर देती है और इससे सैनिक को जल्दी से सुरक्षित जगह में पहुंचने का समय मिल जाता है। इसकी रेंज तकरीबन 2 किलोमीटर की है और ये इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर के साथ आती है, जिससे इसकी एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ये फास्ट टारगेट लॉक और हिट को रजिस्टर कर सकती है और क्लोज कॉम्बैट के लिए इसको विशेष तौर पर ऑप्टिमाइज किया गया है। पहले से ही सेना इस तरह के हथियारों को इंपोर्ट करती रही थी, लेकिन इनके बनने के बाद हमारी जो आत्मनिर्भरता है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। भारत में एमका जेट इंजन को लेकर के जो रेस है वो मजबूत होती जा रही है, क्योंकि भारत एमका मार्क 2 के लिए सिर्फ इंजन नहीं खरीद रहा है बल्कि लॉन्ग टर्म फ्यूचर प्रूफ इंजन इकोसिस्टम बनाना चाह रहा है। और इसी बीच रोल्स रॉयस और सैफरॉन दोनों कंपनियां मॉड्यूलर इंजन डिजाइन ऑफर कर रही हैं। रोल्स रॉयस के प्रस्ताव पर नजर डालें तो ये 120 किलोटन क्लास का स्केलेबल डिजाइन ऑफर कर रही हैं, जहां फ्यूचर में इसको नेवल एयरक्राफ्ट में भी यूज किया जा सकता है और 6 जन एयरक्राफ्ट तक अपग्रेड किया जा सकता है। इसमें हमें वेरिएबल साइकिल इंजन टेक्नोलॉजी मिलेगी, जहां पर हाई थ्रस्ट मोड हमें देखने को मिलेगा कॉम्बैट के लिए और हाई एफिशिएंसी मोड देखने को मिलेगा लॉन्ग रेंज के लिए। मतलब एक ही इंजन अलग अलग मिशन के हिसाब से अपने रोल को चेंज कर सकता है। वही सैफरान के प्रस्ताव की बात करें तो सैफरान भी अब एडाप्टिव साइकिल इंजन टेक्नोलॉजी पर आ चुका है और इस सुपर क्रूज और फ्यूल एफिशिएंसी दोनों पर फोकस कर रहा है। सबसे बड़ा फायदा यहाँ पर यह है कि यहाँ पर फुल ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी मिल रही है और इसके अलावा जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है यहाँ पर भी बातचीत लगभग आम सहमति तक पहुंच चुकी है। हालांकि रोल्स रॉयस भी दोनों चीजें ऑफर कर रहा है, लेकिन सैफरान क्योंकि भारत में ऑलरेडी अपने पैर जमा चुका है, इसलिए सैफरान के चांसेस काफी ज्यादा माने जा रहे हैं। भारत की रणनीति क्लियर है। भारत एक डुअल ट्रैक स्ट्रेटजी अपना रहा है, जहां पर शॉर्ट टर्म जो है वो एमका मार्क 2 के लिए और लॉन्ग टर्म इंडिजिनस डेवलपमेंट के लिए देख रहा है। अब कुल मिलाकर के यहाँ पर जो भी सिलेक्ट किया जाएगा वो आगे चल के भारत के 5th जनरेशन के साथ साथ 6th जनरेशन प्रोग्राम में भी भारत को सपोर्ट करेगा। अगर आपने दोपहर की वीडियो देख रखी है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं आईएनएस हंसा के बारे में। आप सबको पता है कि ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर और राफेल एम आने वाले भविष्य में भारतीय नौसेना को ज्वाइन करेंगे, इसलिए गोवा के आईएनएस हंसा में स्थित शोर बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी को अपग्रेड किया जा रहा है। इसका उद्देश्य भारत के भविष्य के ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर के परीक्षण के लिए इसको तैयार करना है। और जो शोर बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी है ये बेसिकली जमीन पर बना एक एयरक्राफ्ट कैरियर जैसा सिस्टम है। यहाँ पर इसकी जब टेक ऑफ होते हैं अरेस्टेड लैंडिंग की जा सकती है, यानी ठीक उसी प्रकार के टेक ऑफ और लैंडिंग जो विमान एयरक्राफ्ट कैरियर से करते हैं। ये अपग्रेड हमारे लिए ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर बेसिकली काफ़ी ज़्यादा भारी है नेवल LCA से। इसका वजन तकरीबन 26 टन के आसपास है, इसीलिए अरेस्टर सिस्टम को यहाँ पर मजबूत करना पड़ेगा। हाई प्रेशर कंप्रेशर को अपग्रेड किया जा रहा है और ज़्यादा लोड और फ्रीक्वेंट टेस्टिंग संभालने के लिए सिस्टम्स को तैयार किया जा रहा है। टेक्निकल अपडेट्स की बात करें तो यहाँ पर हाई प्रेशर एयर कंप्रेशर देखने को मिलेगा, RF ट्रैकिंग सिस्टम देखने को मिलेगा। इसके अलावा टेलीमेट्री और डेटा एक्विजिशन सिस्टम मॉडर्नाइज होंगे। आयरन बर्ड टेस्ट ट्रिक के जरिए जो स्ट्रक्चरल टेस्टिंग है वो करी जाएगी। वही इंफ्रास्ट्रक्चर और सेफ्टी की बात करें तो ग्राउंड लेवलिंग और हैवी मशीनरी से रनवे का सुधार किया जाएगा। एडवांस फायर फाइटिंग सिस्टम लगाए जाएंगे और हाई कैपेसिटी रेस्क्यू इक्विपमेंट भी लगाए जाएंगे। महत्व की बात करें तो शोर बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी एक लैंड बेस्ड एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह काम करता है। इससे टेस्टिंग ज़्यादा सुरक्षित और कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होती है। असली एयरक्राफ्ट कैरियर पर डिप्लॉय करने से पहले अलग अलग चीज़ों को यहाँ पर वैलिडेट किया जाता है। यानी कुल मिलाकर आईएनएस हंसा का जो रोल है आने वाले भविष्य में ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो रहा है। हालांकि इसमें हम ये कहें कि सिर्फ ये टेडवीएफ के लिए है तो थोड़ा गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर ये राफेल एम के लिए भी सपोर्ट करेगा और जो ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर है उसमें भी इसकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।